टॉप स्पीड सा एडवांस सामान्य ज्ञान, जिसका पार्ट 1 इतिहास। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर वर्तमान दौर तक मानव सभ्यता के लिखित संकलन को हम इतिहास की संज्ञा देते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अध्ययन की सुविधा हेतु इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, जैसे पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल, जैसे हड़प्पा व वैदिक दोनों आदि में सम्मिलित है। नंबर 3 ऐतिहासिक काल, जिसके इतिहास की जानकारी के लिए लिखित स्रोत उपलब्ध है, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। हमारा भारत, हमारे देश भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के एक प्रतापी राजा भरत के नाम पर हुआ था। पूर्व में इसे आर्यों की भूमि होने के कारण आर्यवत भी कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बूद्वीप नाम से पुकारा गया। यूनानियों ने इंडिया कहा। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम दिया, जबकि हमारे महाकाव्य तथा पुराणों में इसे भारत वर्ष अथवा भरत का देश कहा गया। सिंधु नदी के कारण इसका नाम हिंदुस्तान भी पड़ा। भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री इंडिया और आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया। ईसा पूर्व एवं ईस्वी, जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईस्वी ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को दर्शाता है और ईसा पूर्व उनके जन्म के पूर्व के वर्षों को दर्शाता है। जैसे 20 ईस्वी का मतलब है ईसा के जन्म से 20 साल बाद का समय, जबकि 20 ईस्वी पूर्व का मतलब है ईसा के जन्म से 20 साल पहले का समय। आजकल ईस्वी की जगह कॉमन एरा और ईसा पूर्व की जगह बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग समान हो गया है। वैसे आमतौर पर कालक्रम विभेद के लिए लैटिन भाषा के शब्द एडी का प्रयोग ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन हेतु प्रयोग होता है, जिसे संक्षेप में ई लिखते हैं। एडी यानी एनोडमनी का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसस चेरिस्ट, जबकि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय के लिए बीसी यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस चेरिस्ट का व्यवहार होता है, जिसे हिंदी में ईसा पूर्व संक्षेप में ईपू लिखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मुख्यतः इन स्रोतों से प्राप्त होती है। नंबर 1 धार्मिक ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। 2 विदेशी तीर्थयात्रियों के विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य या स्रोत। धार्मिक ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिली महत्वपूर्ण जानकारियां। धर्म ग्रंथ अथवा धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ब्राह्मण साहित्य, नंबर 2 ब्रह्मचर्य साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्रंथ ये हैं: वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, पुराण, स्मृति ग्रंथ, रामायण, महाभारत आदि। ब्रह्मचर्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य। वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेदों के संकलन करता है महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास। सूक्ति, स्तुतियों, प्रार्थनाओं, यज्ञ एवं तंत्र मंत्रों से संबंधित सूत्रों के संग्रह को वेद कहा जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संस्कृत भाषा के वेद शब्द से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद, जबकि सबसे बाद का ग्रंथ अथर्ववेद है। ऋग्वेद वैदिक देवी देवताओं के मंत्रों को संग्रह को कहा जाता है। इसमें 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त यानी बालखिल पाठ 11 सूक्तों सहित और 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहलाते थे। विशिष्ट, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि और ग्रीष्ममद ऋषि ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार हैं। पोलमी, स्वची, कक्षावृत्ति, घोषा, साची नामक महिला ऋषियों ने भी ऋग्वेद की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद में हमें आर्यों के जीवन व्यवहार, राजनीति प्रणाली एवं तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल और पहले मंडल के अंत में जोड़ा गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण समाज का जिक्र मिलता है। इसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और चरणों से शूद्र का उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद में समाज के 4 वर्णों के दायित्व, व्यवसायों, सामाजिक जातिगत स्थितियों व विशेषाधिकारों एवं कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इसमें इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाएं मिलती है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का एक लोकप्रिय मंत्र है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का प्राचीन इतिहास के
साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद संहिता कहलाते हैं। संहिता का अर्थ है संकलन। संकलन ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ऋग्वेद में ही 52 अवतार के 3 पगों का आख्यान उल्लेखित है। यजुर्वेद यह 2 भागों में विभक्त है। नंबर 1 कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है जो गद एवं पद दोनों में है। इनमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। इसके मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को अधर्व्यू कहा जाता था। सामवेद साम का अर्थ है गान, अर्थात सामवेद गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद में 1549 ऋचाएं हैं। इसमें वर्णित देवता सविता या सूर्य है। सामवेद के मंत्रों के पाठकर्ता अथवा पुरोहित जो मंत्र को उच्चारित करता है उसे उद्गाता कहा जाता था। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा इस वेद के रचित होने से इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद के दूसरे दृष्टा थे अंगिरस ऋषि, जिस कारण इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। साथ ही इसे भेषण वेद भी कहा गया। अथर्ववेद में 731 सूक्त, 20 अध्याय, प्रायः 6000 मंत्र मिलते हैं। अथर्ववेद में धर्म, औषधि, जादू टोना, ब्रह्मा ज्ञान, शाप, वाशीकरण, रोग निवारण, स्तुति, आशीर्वाद, प्रायश्चित, प्रेम, विवाह, राज्य, कर्म, मनुष्यों के समान विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों, अनुसंधान इत्यादि का वर्णन मिलता है। इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां संबोधित किया गया है। इस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित तथा आर्य अनार्य समन्वय की चर्चा उपलब्ध है। वेदांगों की रचना ऋषियों ने वेदों को भली भांति प्रकार से समझाने के लिए की थी। वेदांगों की संख्या 6 है। नंबर 1 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। फिर से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधि विधान एवं उनकी क्रियाओं को अच्छी प्रकार से समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। सत्वर ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। मैत्रेयनी संहिता से उस समय स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का पता चलता है। इसमें जुआ और शराब के बाद स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया है। पुराणों की संख्या 18 है। इनका रचना काल 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व है। सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन मत्स्य पुराण है। पुराणों में भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का रोचक व क्रमबद्ध विवरण मिलता है जो प्रामाणिक भी है। पुराणों के रचिता है महर्षि लोमहर्ष, जिनके रचना कर्म के बाद आगे बढ़ाया गया उनके सुपुत्र उपसर्वा ने। इन 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य पुराण, सातवाहन वंश, विष्णु पुराण, मोर वंश, वायु पुराण, गुप्त वंश, ब्राह्मण पुराण और भगवत पुराण। आरण्यक इसमें रहस्यात्मक एवं दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है। यह ब्राह्मण साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना, यानी उपनिषद वह रहस्य विद्या अथवा ब्रह्म विद्या है जिसका ज्ञान शिष्यगण गुरुजनों के पास बैठकर प्राप्त किया करते थे। उपनिषदों को आध्यात्म विद्या अथवा प्राविद्या की भी संज्ञा दी जाती है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है, जबकि प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या मात्र 12 मानी जाती है। मुंडकोपनिषद से ही हमारे देश भारत का आदर्श सत्य जयते प्राप्त किया गया है। प्रतिशाक्त वैदिक शिक्षा संबंधित प्राचीनतम साहित्य है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्योपनिषद है। प्रमुख उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। ये ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है और शिल्पवेद का उपवेद अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। स्मृतियों की रचना वेदांग या सूत्रों के बाद हुई। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है मनु स्मृति। इसका रचनाकाल 200 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी माना जाता है। मनु स्मृति के रचनाकार अथवा टीकाकार भारूची गोविंदराज कुल्लू भट्ट मेघातिथि। मनु स्मृति को शुंग काल के मानक ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है। गुप्त काल के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नारद स्मृति से प्राप्त होती है। सूत्र ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी के बाद तथा ईस्वी संवत के दौरान सूत्र साहित्य की रचना हुई। इसका उद्देश्य कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को कहने का प्रयास करना था। निरुक्त, निघुट, क्लिप्त,
वैदिक शब्दों का संकलन है, जिसकी व्याख्या करने के लिए महाकवि याज्ञसेन ने 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में निरुक्त की रचना की थी। षट दर्शन। ऋषियों ने उपनिषदों के दर्शन को 6 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पतंजलि का योग दर्शन, दूसरा कपिल का सांख्य दर्शन, तीसरा बद्रनारायण का उत्तर मीमांसा, चौथा कणाद का वैश्विक दर्शन, पांचवा जैमिनी का पूर्व मीमांसा, छठा गौतम का न्याय दर्शन। फिर से एक बार, पतंजलि का योग दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन, कपिल का सांख्य दर्शन, कपिल का सांख्य दर्शन, बद्रनारायण का उत्तर मीमांसा, बद्रनारायण का उत्तर मीमांसा, कणाद का वैश्विक दर्शन, कणाद का वैश्विक दर्शन, जैमिनी का पूर्व मीमांसा, जैमिनी का पूर्व मीमांसा, गौतम का न्याय दर्शन, गौतम का न्याय दर्शन। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, जिनके द्वारा लिखित महाभाष्य से हमें शुंगों के इतिहास की जानकारी विस्तृत से रूप से मिलती है। अष्टाध्यायी को संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का सामान्य दर्जा प्राप्त है। इसके रचनाकार महर्षि पाणिनि है। अष्टाध्यायी पुस्तक से हमें मौर्य युगीन एवं उसके पूर्व के इतिहास व मौर्यों के राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी की रचनाकाल 400 ईस्वी पूर्व माना जाता है। गार्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है जो कात्यायन रचित है, जिससे हमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों की जानकारी मिलती है। महाकाव्य भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। संस्कृत भाषा में इसकी रचना 5वीं सदी ईस्वी में हुई थी। इसमें आरंभ में 6000 श्लोक थे, जो बाद में 12000 और कालांतर में 24000 श्लोक हो गए। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा गया। महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। आरंभ में महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता था। इसका रचना काल 400 ईस्वी पूर्व है। महाभारत के मूलतः 8800 श्लोक थे जब इसे जय संहिता कहा जाता था। जब इसके श्लोक की संख्या 24000 हो गई तब इसका नाम भारत पड़ा। कालांतर में जब इसके श्लोकों की संख्या 24000 से बढ़कर 1 लाख हो गई तब इसका नाम सहस्त्री संहिता कहा गया और आखिरकार महाभारत हो गया। ब्राह्मणेतर साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। इनकी संख्या 3 है। नंबर 1 सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का सार संग्रह है। इसे त्रिपिटकों में श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। विनय पिटक में मठ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासनों से संबंधित नियमों की जानकारी मिलती है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शनों व मतों की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। इस पिटक का संकलन महान सम्राट अशोक के शासनकाल में संपन्न तृतीय बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्तिस के द्वारा संपन्न किया गया था। जातक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां संकलित है। दीपवंश की रचना 4वीं सदी में हुई थी। इसमें सिंघल द्वीप के इतिहास पर प्रथम बार प्रकाश डाला गया था। महावंश की रचना 5वीं सदी में हुई थी। इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की सूची प्राप्त होती है। महावस्तु एवं ललित वस्त्र ग्रंथ हमें महात्मा बुद्ध के विषय में जानकारी देते हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प के द्वारा बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। मिलिंद पांडव से हमें यूनानी राजा मीनांडर तथा बौद्ध भिक्षुक नागसेन के दार्शनिक वार्तालाप की जानकारी मिलती है। हिनआन का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अन्य कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन आगम के अंतर्गत 12 महत्वपूर्ण अंग आते हैं। साथ ही 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 संध सूत्र के अतिरिक्त नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार एवं मूल सूत्र भी सम्मिलित है। जैन आगम ग्रंथों की रचना महावीर की मृत्यु के बाद शुक्तांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा की गई थी। जैन आगम के 12 सूत्र अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, विभाग सूत्र, द्वितीय बाय सूत्र, पनहाबागरिणी आई सूत्र, अंतगढ़ दशाओं सूत्र, सूर्य कुंडक सूत्र, थानंग सूत्र, न्यायधम कहा सूत्र, समव्यंग सूत्र, अनुत्तरो बाईस दशाओं सूत्र, उपास गद दशाओं सूत्र। धार्मिकेतर साहित्य अर्थशास्त्र भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है। इसके लेखक प्रसिद्ध कूटनीतिक गुरु चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त हैं। इसमें मौर्यकालीन इतिहास व तत्कालीन अर्थव्यवस्था सहित राजनीतिक व्यवस्था क्रम की विशद जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभक्त है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है।
विशाल दत्त रचित मुद्रा राक्षस से भी हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। सोनदेव द्वारा लिखित कथा सरिते सागर हमें मौर्यकालीन इतिहास से परिचित कराता है। बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र से हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। विक्रमांक देव चरित्र बिल्हन रचित है, जिससे हमें चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के संबंध में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य एवं ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध ढंग से समेटने का प्रथम प्रयास कल्हण ने अपने पुस्तक राजतरंगिणी में किया था। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालता है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि रचित महाभारत शुंग वंश के इतिहास का वृत्तांत समेटे हैं। गार्गी संहिता प्रथम शताब्दी में रची गई, जिससे भारत पर यूनानी आक्रमण की जानकारी मिलती है। कालिदास लिखित रघुवंशम और विशाख दत्त लिखित देव चंद्रगुप्तम गुप्त वंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है। शूद्रक रचित मृच्छकटिकम हमें गुप्तकालीन संस्कृति इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। भास रचित स्वपन वासुबद्धतम के माध्यम से हमें बतस राज उदयन के विषय में जानकारी मिलती है। कालिदास ने 4वीं शताब्दी में मालविका अग्निमित्रम की रचना की थी, जिसमें शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। विदेशी यात्रियों के विवरण। चीनी यात्री या लेखक फैयान, यह चीनी यात्री गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। फैयान ने 15 वर्षों तक 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहकर भारत की दशा का विवरण नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक के माध्यम से उसने भारत के तत्कालीन समाज, राजनीति, संस्कृति पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। उसने मध्य प्रदेश की जनता को सुसंस्कृत और सुखी बताया। हैंसोंग युआन चांग, यह भारत में 629 से 645 ईस्वी तक 16 वर्ष रहा। चीनी यात्रियों में इसे सर्वाधिक उल्लेखनीय माना जाता है। यह सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में आया था। उसने बिहार के नालंदा जिला स्थित विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक अध्ययन किया और अपनी पुस्तक में इस विश्वविद्यालय के परिवेश पर बड़ी सुंदरता से विवरण किया। वह चीन लौटते समय अपने साथ कुछ बौद्ध ग्रंथों को भी ले गया। सीयूकी नामक अपनी पुस्तक में उसने अपना बर्मन वृत्तांत लिखा। इसमें 138 देशों का सुंदर विवरण उपलब्ध है। उसने अपनी पुस्तक में हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीतिक वो विस्तार से विवरण किया है। उसकी पुस्तक के अनुसार तब सिंध का राजा शूद्र था। जब हैंसोंग अध्ययन हेतु नालंदा विश्वविद्यालय आया था, तब इस विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे, जिनका बड़ी श्रद्धा से उसने विवरण प्रस्तुत किया। सनयुगन भारत की यात्रा पर 518 ईस्वी में आया था। वह 3 वर्षों तक भारत प्रवास पर रहा। लौटते वक्त उसने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र करके और अपने भारत भ्रमण का वर्णन अपनी पुस्तक में प्रस्तुत की। इति संग 7वीं शताब्दी ईस्वी में के अंत में 675 से 695 ईस्वी के बीच भारत आया था। वह काफी समय तक बिहार राज्य स्थित विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। उसने अपनी पुस्तक के माध्यम से इन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त तत्कालीन भारत का विशद विवरण प्रस्तुत किया। मथान लिन, इसने हर्ष के पूर्वी अभियान पर लिखा है। चाओ जू कुआ, यह दक्षिण भारत पहुंचा था। इसने चोलकालीन शासन व्यवस्था पर काफी जानकारी उपलब्ध कराई। रोमन या यूनानी रोमन यात्री या लेखक हेरोडोटस, टेसियस, मेगास्थनीज, प्लिनी, निरियाकस, अस्टियोबुलस, डायनोसियस, टॉलमी, डायमेकस, आनेसिक्रस, पेरिप्लस ऑफ एथेंस से। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। उसने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। अपनी इस पुस्तक में हेरोडोटस ने तत्कालीन भारत फारस के संबंधों का विवरण किया है। टेसियस ईरान का राजवेद था। इस ईरानी लेखक ने भारत के संबंध में कई काल्पनिक बातों को अपनी पुस्तक में जोड़ दी, जिस कारण इस पुस्तक को प्रामाणिकता से परे माना जाता है। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है। अपनी इस पुस्तक में उसने मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति का विवरण प्रस्तुत किया है। इसकी रचना प्रामाणिक मानी जाती है। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार के साथ साथ भारत के पशु, पेड़ पौधे एवं खनिज पदार्थों के साथ साथ अन्य भारतीय वस्तुओं के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। डायनोसियस मिस्र के सम्राट टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। वह मौर्य नरेश अशोक के दरबार में आया था। उसने तत्कालीन मौर्य समाज के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई।
टॉलमी रोमन निवासी था। उसने दूसरी शताब्दी में भारत का भ्रमण कर यहाँ की तत्कालीन भौगोलिक अवस्था की जानकारी प्राप्त कर अपनी प्रसिद्ध प्रामाणिक पुस्तक भारत का भूगोल की रचना की। डायमेका सीरिया के सम्राट एंटियोकस का राजदूत था। वह राजा बिंदुसार के दरबार में आया था। वह 298 से 273 ईस्वी पूर्व भारत आया। उसने उल्लेखनीय मौर्यकालीन विवरण प्रस्तुत किया। निरियाकस और आनेसिक्रस अस्टियोबुलस ने भी भारत के विषय में प्रामाणिक एवं विश्वसनीय विवरण प्रस्तुत किया। ये लेखक सिकंदर के साथ भारत आए थे। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना एक गुमनाम यूनानी लेखक ने की थी, जो प्राय 80 ईस्वी में जो प्राय 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इस पुस्तक में भारत के बंदरगाहों तथा भारत की आयात निर्यात होने वाली व्यापारिक वस्तुओं का व्यापक विवरण मिलता है। अरबी लेखक अल-बिरूनी का मूल नाम अबू रिहान था। वह लेखक होने के साथ साथ गणित एवं ज्योतिषी भी था। 11वीं शताब्दी में आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अल-बिरूनी ने भारत पर महत्वपूर्ण किताब लिखी, किताबुल हिंद अथवा तहकीके हिंद, भारत की खोज। उसकी लिखी यह पुस्तक आज भी भारतीय इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। इस पुस्तक में अल-बिरूनी ने तत्कालीन भारतीय राजपूत कालीन राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाज का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यूरोपीय यात्री लेखक मार्को पोलो निकोलो कांटी थे। मार्को पोलो इटली देश के इस यात्री लेखक ने 13वीं शताब्दी यानी 1292 से 94 के अंत में भारत प्रवास किया था। इसने दक्षिण भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। पांडे इतिहास के विषय में उसका लिखित विवरण ऐतिहासिकों व इतिहास के शोधी पाठकों विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। निकोलो कांटी इसने 1419 से 1414 ईस्वी तक अपने भारत प्रवास के बाद भारत के विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दशा दिशा पर महत्वपूर्ण लिखित सामग्री प्रस्तुत की। तिब्बती यात्री लेखक लामा तारानाथ तिब्बत से भारत आए थे। उन्होंने कंगूर एवं तंगूर नामक ग्रंथों की रचना की थी। इस ग्रंथों में तत्कालीन भारत के इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी समाहित है। पुरातात्विक साक्ष्य अथवा स्रोत प्राचीन भारत के अध्ययन हेतु सर्वाधिक विश्वसनीय व प्रामाणिक होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, चित्रकला, अवशेष, मूर्ति, स्तूप। अभिलेख सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर नामक स्थान से प्राय 1400 ईस्वी पूर्व में प्राप्त हुआ। इस अभिलेख पर वैदिक काल के देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नासत, अश्विनी कुमार आदि के नाम खुदे हुए मिलते हैं। अस्मरणीय अभिलेख अधिकतर पत्थर या धातु के चादरों पर खुदे हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेखा शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। पूरा लेखा दस्तावेज पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को हम पूरा लिपि शास्त्र यानी पेलियोग्राफी कहते हैं। मुहारों, स्तूपों, ईंटों, मूर्तियों और मंदिरों की दीवारों पर भी अभिलेख खुदे हैं। सबसे अधिक संख्या में प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के समय के मिले हैं। ये अभिलेख 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। ये अभिलेख यूनानी, ब्राह्मणी, खरोष्टी एवं अरामाइक 4 भाषाओं में प्राप्त हुए हैं। खरोष्टी तथा अरामाइक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जबकि ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख शासक एक तरफ अभिलेख, समुद्रगुप्त का अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रतिहार नरेश भोज का अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, यशोवर्मन यानी मालवा नरेश यशोवर्मन का अभिलेख, सौर अभिलेख, गौतमी बालश्री का अभिलेख, नासिक अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, विजय सेन बंगाल के शासक विजय सेन का अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, कलिंग राज खारवेल का अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, स्कंदगुप्त का अभिलेख, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दामन का अभिलेख, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कलिंग राज खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में खुदा मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कलिंग राज खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में खुदा हुआ मिलता है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि में लिखित सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। गुप्त काल से पूर्व के अभिलेख प्राकृत भाषा में है, जबकि इसके बाद के अभिलेख अधिकतर संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी सोगोरा अभिलेख देता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले खून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ से मिलती है। राजा भानुगुप्त
के ऐरन अभिलेख से सती प्रथा के तत्कालीन समाज में अस्तित्व में होने की जानकारी मिलती है। सिक्के सिक्के प्राचीन भारतीय सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। इन्हें ठप्पा मारकर बनाने से ही इनका नाम आहत सिक्का पड़ा। इन पर केवल चित्र खुदे होते थे। सर्वाधिक प्राचीन भारतीय सिक्के 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के प्राप्त हुए हैं। अधिकतर आहत सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध क्षेत्रों से मिले हैं। यवन शासकों ने ही सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखना शुरू किया। अरिकमेडु जो पुदुचेरी के पास है, वहां से रोमन सिक्के मिले हैं। समुद्रगुप्त द्वारा जारी सिक्के पर उसकी बीना बजाती मुद्रा अंकित होने से उसके संगीत प्रेमी होने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में जारी हुए हैं। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाण काल में जारी हुए हैं। सर्वाधिक सिक्के उत्तर मौर्य के प्राप्त हुए हैं। इस काल के सिक्के तांबे, शीशे, कांसे, चांदी एवं सोने के बने थे। स्मारक एवं भवन प्राचीन काल के स्मारक एवं भवन हमें भारत के प्राचीन काल में विकसित हो रहे वास्तुकला के विकास व भवन निर्माण शैली से अवगत कराते हैं। प्राचीन स्मारक एवं भवनों में सर्वाधिक प्राचीन स्मारक हमें हड़प्पा सभ्यता के मिलते हैं। अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लोहा का प्रयोग में होने का साक्ष्य मिला है। कौशाम्बी की खुदाई से महाराज उदयन के राजप्रसाद का अवशेष मिला है। पाटलिपुत्र की खुदाई से चंद्रगुप्त मौर्य के काल की लकड़ी के बने महल का ध्वंसावशेष यानी रुइंस मिले हैं। कश्मीरी नपाषाणिक पुरातत्व बुर्ज होम से गड्ढा घर मिला, जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां पाई गई। उत्तर भारत में नागर कला शैली में मंदिर बनाए गए। दक्षिण भारत की मंदिर कला शैली को द्रविड़ तथा मध्य भारत के मंदिर की कला शैली को बेसा शैली कहा जाता है। मूर्तियां प्राचीन भारत में मूर्तियों का निर्माण काल बृहद रूप से कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाणकालीन मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव और गुप्तकालीन मूर्तियों पर देशी प्रभाव साफ दिखता है। भरहुत, सांची, बोधगया और अमरावती में प्राप्त मूर्तियों से प्राचीन भारतीय जन सामान्य के जीवन की जानकारी मिलती है। चित्रकला प्राचीन काल की उपलब्ध चित्रकला से हमें तत्कालीन जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में माता व शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों में शाश्वत भावों की अभिव्यंजना साफ परिलक्षित होती है। इस चित्रों से गुप्त काल की नकारात्मक प्रकाष्ठा का साक्ष्य मिलता है। अवशेष भिन्न स्थानों पर खुदाई से प्राप्त अवशेषों से विभिन्न सभ्यताओं की विशेषताओं की जानकारी मिलती है। इन अवशेषों से हमें प्रागैतिहासिक काल व आदि इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो के अवशेष हमें हड़प्पा की सभ्यता संस्कृति की काफी जानकारी देते हैं। वहां की खुदाई से मिले 500 से अधिक मुहारों से तत्कालीन निवासियों व धार्मिक विश्वासों व संस्कृति अभिरुचियां का पता चलता है। बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मुहारे व्यापारिक श्रेणियों के विषय में जानकारी देता है। प्राचीन भारत में लोहे का प्रयोग 1100 ईस्वी पूर्व में हुआ था।